नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2024। अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है जनवरी में, उसके बारे में आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। पिछले कई सालों से जो बच्चे सीटेट या किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीटेट और एचटेट हरियाणा वाले बच्चों के लिए एचटेट होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी आप अध्यापक भर्ती के लिए तभी एलिजिबल होते हैं जब आप सीटेट क्लियर करते हैं। तो अभी सीटेट 2024 में होना है। जो बच्चे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, या ऐसा कोई बच्चा जो पिछले 2-3 साल से तैयारी तो कर रहा है लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज हम इस चीज को लेकर बात करेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए कि मैं सीटेट में पास ही ना हूं, बल्कि मेरे 110 या 120 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबको पता होगा शायद, फिर भी थोड़ी सी बातें हैं जो हम एक बार रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। देखो, सीटेट सबको पता है दो लेवल पे होता है, एक तो लेवल 1 और एक लेवल 2। लेवल 1 यानी कि पीआरटी लेवल, लेवल 1 यानी कि पीआरटी लेवल, और लेवल 2 यानी कि टीजीटी लेवल। तो पीआरटी लेवल प्राइमरी टीचर के लिए फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए होता है, और उससे ऊपर की क्लासों के लिए टीजीटी लेवल होता है। पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और पीआरटी टीजीटी दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पीआरटी में जनरली जो एग्जाम होता है वो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, जब तक हमें एग्जाम पैटर्न नहीं पता होगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, किसमें मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, तो इसका मतलब आपके पास अगर तैयारी ही नहीं है, आपको ये ही नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, तो फिर आप उस चीज को क्लियर कैसे कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर एक बार कोई बच्चा टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, तो जनरली चांस बनता है कि वो उस फील्ड में फिर आगे अच्छी तैयारी करके जल्द ही कोई ना कोई जॉब पा लेता है। देखो, पीआरटी में आपको पता है 3 सब्जेक्ट, तो चाहे पीआरटी हो या टीजीटी हो, एक तो 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और एक सीडीपी यानी कि जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट बोल सकते हैं या साइकोलॉजी वाला पार्ट बोल सकते हैं, वो सारा, ये 3 तो कॉमन होते हैं। तीनों 30-30 मार्क्स के आते हैं। 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, और 30 क्वेश्चन साइको के आएंगे, और 30-30 ही नंबर के होंगे। तो आप कुल मिला के मान के चलो कि 90 मार्क्स का काम आपका यहाँ कॉमन से होता है। और जो 60 मार्क्स होते हैं उसमें आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं पीआरटी में, एक तो एनवायरमेंटल स्टडी या ईवीएस से रिलेटेड आता है, और एक मैथ्स वाला पोर्शन आता है। तो ये दोनों जो है ये 60 में आते हैं। जबकि टीजीटी में क्या चेंजमेंट है, टीजीटी में जो पहले 3 सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, ये यहाँ भी सेम है। 30-30 क्वेश्चन है, 30-30 मार्क्स के हैं, यानी 90 तक का पोर्शन यहाँ है, और उसके बाद 60 जो मार्क्स का है वो 60 नंबर के आपके आते हैं बेटा सब्जेक्ट, जैसे मैथ साइंस वालों का या एसएसटी वालों का, इनका अपना सब्जेक्ट आता है। अब सबसे पहले बात आती है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। आप इस बात को लेके ही मत चलो कि मैं ओबीसी से अगर हूँ तो मेरे को 82 मार्क्स चाहिए। बहुत सारी ऐसी फॉर्म आते हैं जिनमें स्पेशल ये कहा जाता है कि आप चाहे जनरल हो या ओबीसी हो, आपका स्कोर 90 प्लस ही होना चाहिए। तो मेनली आप ये ध्यान रखो कि अपने को तो टारगेट लेके चलना है कि मैं 110 या 120 प्लस इसमें कैसे स्कोर करूं। उसके लिए सबसे मेन रहता है आपका ये 90 नंबर का पोर्शन, हिंदी, इंग्लिश और साइको। जब हम इसको पढ़ने की बात करते हैं ना, हम सीडीपी की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो जर्नल जो कंपटीशन है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको सारी चीजें ध्यान देनी पड़ती है कि आजकल क्या पैटर्न चल रहा है, कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाई जाए। यहाँ इसका रिवर्स है। यहाँ जब आप हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, तो उसमें जो पेडागोजी से रिलेटेड आएगा वहां आपको पूरे पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ जब साइकोलॉजी की आपको स्टेटमेंट मिलेगी, सीडीपी से रिलेटेड जब क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिलेगी, तो बेटा अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से नहीं समझ सकते ना, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा चेंज करेगा। और हम जब एग्जाम में बैठे होंगे तो हमें लगेगा सारे क्वेश्चन ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग सही करते जा रहा हूँ। बाद में धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो पता लगेगा, आंसर की के बाद पता लगा कि ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया, इस बिहाफ पे गलत हुआ। तो 90 मार्क्स का ये जो पोर्शन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में सेम है। और इसमें से मैं कोशिश करता हूँ कि 100% स्कोर कर पाऊँ, यानी आप 90 नहीं तो कम से कम 85 प्लस तो स्कोर इसमें कर सकते हैं। रही बात सब्जेक्ट की, तो ईवीएस और मैथ्स पीआरटी वाले लेवल में आएगा, और यहाँ आपका टीजीटी में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा।
सीटेट 2024 कई मायनों में और अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। पिछले 1 डेढ़ साल से हम सुनते आ रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल केवीएस की भर्तियां तो हुई है, उससे पहले से ये बात चलती आ रही है कि डीएसएसबी की वैकेंसी आएगी, और उम्मीद है कि अभी डीएसएसबी की काफ़ी सारी अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं, तो उसके लिए आपका सीटेट होना ज़रूरी है। तो आप तो ये मान के चलो कि हो सकता है ये लास्ट मौका अपने पास हो डीएसएसबी की भर्ती से पहले सीटेट क्लियर करने का, और आप अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं पहली बार में ही आराम से क्लियर कर जाएंगे। बस आपको एक रेगुलरिटी के साथ सारी चीजें पढ़नी है। अब हिंदी, इंग्लिश या सीडीपी वाला पोर्शन कैसे कैसे सारी चीजें आती है, उसमें सबसे पहले हम मेन जो पॉइंट होता है ना, बच्चे जहाँ फंसते हैं वो सीडीपी वाला या साइकोलॉजी वाला पोर्शन होता है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में तो बच्चा फिर भी लैंग्वेज पे थोड़ी कमांड होती है, कर सकता है, लेकिन जो नया बच्चा फॉर्म भरेगा उसके लिए सीडीपी एक बिल्कुल नई चीज होगी, है ना। तो उसको कैसे हम टैकल करें, क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन सब के बारे में जानकारी देंगे धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर जो है ये कंटिन्यूअस 2 टाइम्स केवीएस सेलेक्टेड है, उन्होंने केवीएस की जॉब छोड़ी हुई है, और अभी इन्हीं के मार्गदर्शन में अभी केवीएस इंटरव्यू का बैच हमने रेवाड़ी कैंपस में चलाया था। और आपको किसी भी बच्चे से आप पता करके देखिए, यहाँ का जो केवीएस इंटरव्यू का बैच था उसका रिजल्ट कितना अच्छा रहा है। बच्चे पीजीटी में भी लगे हैं, टीजीटी में भी लगे हैं और पीआरटी में भी लगे हैं, तो उसका सारा जो श्रेय जाता है वो धर्मेंद्र सर को जाता है। तो यहाँ अभी जो सीटेट के लिए नया बैच स्टार्ट होगा या सीटेट की हम जो प्रिपरेशन कराते हैं वो पूरी की पूरी धर्मेंद्र सर के मार्गदर्शन में होगी, और वो आपको बताएंगे कैसे तैयारी करनी है। और मैं तो बस एक लास्ट बात कहूँगा कि बेटा मेरा ये मानना है, अगर आपने कहीं से आप सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, या आप ये मान के चले कि सर कहीं से ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, तो मेरा मानना है बेटा आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप कोशिश करो वहीं आपको कोई ऑफलाइन बैच मिल जाए, आप उसमें ज्वाइन करो, ताकि आप देख पाओ कि आपके आसपास कितना कंपटीशन है। सेल्फ स्टडी तो आपको बेटा करनी ही करनी पड़ेगी। तो चलो मैं धर्मेंद्र सर से कहता हूँ, धर्मेंद्र सर आएंगे और आपको बताएंगे, है ना, इसी तरह से, है ना? चलिए। थैंक यू मुकेश सर। नमस्कार साथियों। हाँ जी, जैसा कि अभी मुकेश सर ने आपको बताया कि बेटा हमें सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और किस दिशा में और कितने लेवल तक पढ़ना है। कई दफ़ा बच्चा मेहनत बहुत करता है लेकिन फिर भी जैसा वो रिजल्ट चाहता है वैसा उसको नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं उसे एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो बेटा हम बात करते हैं सीडीपी साइकोलॉजी की। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। बेटा जैसे कि आप सभी को पता है, चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों ही जगह सीडीपी से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, ठीक है। तो यहां पर हम 30 में से मैक्सिमम नंबर किस पर कर ले पाए, क्या चीजें हमने पढ़नी है, तो हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सारी चीजें नहीं पढ़नी होती है, सबसे पहले हमने बेटा यहां पर पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। इसके बाद बेटा हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है यहां मोटिवेशन। मोटिवेशन अभिप्रेरणा। बेटा फिर हमने यहां पर पढ़ना है लर्निंग। लर्निंग अधिगम। लर्निंग अधिगम, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने यहां पर पढ़ना है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस। इसके बाद बेटा हमने पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण।
अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बेटा इसके बाद आपने पढ़ना है एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, और शिक्षा में हमने पढ़ना है कि समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा सीटेट के लिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अलावा सामान्य शिक्षा क्या है, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है, इन सब के बाद आगे चलते हैं। बेटा लर्निंग डिसऑर्डर पढ़ने हैं, लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर। लाइक भाई कोई बच्चा वोज को सा लिखता है या वोज को सा पढ़ता है तो उसको कौन सा डिसऑर्डर है ना। जैसे बेटा अगर रिटन में है रिटन करता है तो आप कहोगे सर डिस्ग्राफिया हो गया, या अगर बेटा लिखता गलत है तो हम कहते हैं डिस्ग्राफिया, या आप कहोगे सर बोलता गलत है तो डिसलेक्सिया। ऐसे ही यदि मैथमेटिक्स से अगर उसको कोई डिसऑर्डर है, कैलकुलेशन से, तो आप कहोगे डिसकैलकुलिया। तो बेटा ये हमने लर्निंग डिसऑर्डर पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा थिंग है वो है आपका डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी। और डेवलपमेंट थ्योरीज में बेटा मैं आपको केवल 4 थ्योरी बताऊंगा, और ये केवल 4 ही आपने पढ़नी है, 5वीं थ्योरी आपने पढ़ने भी नहीं है। ठीक है, तो इन 4 थ्योरी में सबसे पहले है बेटा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, गिवन बाय जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसके बाद दूसरा आपने पढ़ना है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग, गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। बेटा तीसरा आपने पढ़ना है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक, गिवन बाय लेव वाइगोत्स्की। और फोर्थ आपने पढ़ना है बेटा साइकोसोशल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, गिवन बाय एरिक इरिक्सन, एरिक इरिक्सन। भाई जिस बच्चे ने ये 4 थ्योरी को अच्छे से समझ लिया ना, वो बच्चा 30 में से 15 प्लस नंबर कर जाएगा डेफिनेटली। केवल बेटा मैं दोबारा कह रहा हूं 4 थ्योरी की बात है, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और एरिक इरिक्सन। इन 4 चीजों को जिस बच्चे ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, डेफिनेटली मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा 15 प्लस का स्कोर उसका श्योर है, 15 प्लस का। ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा बेटा, आप लोगों को भी प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, जीन पियाजे ने जितनी भी टर्म्स दी है ना, लाइक एसिमिलेशन, स्कीमा, स्कीम्स, मेंटल स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रेशन, अडेप्टेशन, इन्हीं सब बातों से लिंक करते हैं मोस्टली पेडागोजी। और पेडागोजी कुछ अलग चीज नहीं है, पेडागोजी बस यही है बेटा, आपको ये 4 थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इनके अलावा अगर मैं लर्निंग थ्योरीज की बात करूं, लर्निंग थ्योरीज, तो बेटा लर्निंग थ्योरीज में बहुत सारी थ्योरी है, आपने पढ़ा भी होगा। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, गिवन बाय आईपी पावलोव, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, गिवन बाय वीएफ स्किनर। ऐसे ही आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी है। लेकिन आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है फॉर सीटेट, वो है बेटा सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, सोशियो लर्निंग थ्योरी, गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा, गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा। तो भाई लर्निंग थ्योरीज में आपको बेटा एक ही थ्योरी पढ़नी है, और वो थ्योरी है सोशियो लर्निंग। अब देखो बात आती है, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको बेटा ये नहीं पता होता कि विकास की थ्योरी और अधिगम की थ्योरी में भी अंतर होता है। मैं बड़ा एक काम का पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। विकास की थ्योरी और अधिगम की थ्योरी बहुत ही अलग है बेटा। विकास की थ्योरी में हम पढ़ते हैं जीन पियाजे को, विकास की थ्योरी में आप पढ़ते हो कोहलबर्ग को, विकास की थ्योरी में आप पढ़ते हो वाइगोत्स्की को,
वाइगोत्स्की, देखो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, बेटा ये विकास की थ्योरी है और ये दिया है लेओ वाइगोत्स्की ने। और देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है, सामाजिक अधिगम, बस केवल यहां आप देख रहे हो ये अधिगम लिखा है। और जैसे जब सामाजिक अधिगम की बात आती है ना, तो ये एल्बर्ट बंडूरा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, केवल आपने सामाजिक वर्ड को नहीं पकड़ना है बेटा। सामाजिक है डेवलपमेंट के लिए सोशल यूज हुआ है कि लर्निंग के लिए यूज हुआ है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, जैसे कि अभी मैं बात करूं, चलो देखो बेटा, जैसे मैंने अभी बात किया सामाजिक अधिगम, एक सिंपल सी बात से मैं आपको समझाता हूं, साधारण से एग्जांपल से। बेटा जो भी चीज आप समाज में देखकर सीखते हो, कोई भी चीज, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आपको कुछ बातें डिस्कस कर रहा हूं कि भाई सीटेट की हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो बेटा आप इस वीडियो से इंस्पायर होके आप कोई रेवाड़ी कैंपस का कोई भी आप बेटा कंटेंट परचेज कर लेते हो, या आप उससे मोटिवेट होके बेटा कहीं दाएं बाएं आप इस बात के लिए दूसरों को बोलते हो कि भाई वहां एक बार पढ़ करके देखिए, डेमो लगा के देखिए। तो ये जो चीज है ना, ये जो आप में बेटा चेंजमेंट हुआ, ये किसके कारण हुआ है? सामाजिक अधिगम के कारण। यानी कोई भी ऐसी चीज, चाहे बेटा फिर आप वो प्रचार माध्यम से सीख रहे हो, या आप कोई फिल्म का दृश्य देखकर, फिल्म देख रहे हो, फिल्मों में दर्शाए गए हिंसा के दृश्य को आपने देख लिया और आप हिंसा कर रहे हो, या आप चोर पुलिस का गेम खेल रहे हो, तो ये एक्स वाई जेड कोई भी चीज जिसको आप देखकर सीखते हो ना, वो सीखना ही कहलाता है बेटा सामाजिक अधिगम। और इस सामाजिक अधिगम के देखो बेटा बहुत सारे नाम है, इसी को आप कहते हो मॉडलिंग थ्योरी। क्या कहते हो? मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग मतलब व्यक्ति जिस चीज को देखकर सीखता है उसे मॉडल कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बेटा बोबोडोल थ्योरी, बोबोडोल थ्योरी, इसी को कहते हैं आप ऑब्जर्वेशन थ्योरी। तो ना एक ही थ्योरी है लेकिन इसके बहुत सारे नाम है। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपका आ जाता है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, आकलन और मूल्यांकन, आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। अब देखो दिखने में तो दोनों वर्ड एक जैसे ही लगते हैं और दोनों का काम ही डायग्नोज करना है, लेकिन बेटा फिर भी दोनों में बड़ा फर्क है। असेसमेंट में और इवेल्युएशन में बहुत सारा फर्क है। अब हम बात करें बिल्कुल सिंपल वे में, तो बेटा हम कह सकते हैं असेसमेंट जो है ना, असेसमेंट ये एक नैरो टर्म है। इसमें ना आप केवल बच्चे की समस्या को ढूंढते हैं, देखते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जो इवेल्युएशन है ना, इवेल्युएशन देखो नाम से समझो, मूल्यांकन, मूल्य जमा अंकन, मूल्य जमा अंकन, यानी वैल्यू जजमेंट, वैल्यू जजमेंट। आपने किसी को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद बेटा फाइनली आप उसकी रैंक अगर दे देते हो ना, रैंक, कि भाई फर्स्ट आया कि सेकंड आया कि थर्ड आया, फाइनली आप जब उसको रैंक जज कर देते हो ना, तो वो चीज क्या बन जाती है? इवेल्युएशन। फिर यहाँ पर बेटा आपके मॉड्यूल्स पूछता है सीटेट, असेसमेंट के मॉड्यूल के, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, इन लर्निंग क्या है, एज लर्निंग क्या है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। इसके बाद बेटा इसमें आपका आता है एनसीएफ, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ। और इसके बाद बेटा फिर आपने इसमें पढ़ना आरटीई, एनसीएफ नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, और इसके बाद आपने पढ़ना है आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये सब आपका सिलेबस रहना है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बेटा सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सीटेट का जो एग्जाम है ना, सीटेट का एग्जाम, इसको पास करना बहुत सामान्य बात है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर आपके किसी दूसरे बच्चे से बेटा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतियोगिता थोड़ी ना है कि आपने दूसरे वाले को compete करना है, आपको केवल अपना काम करना है। यानी एक टारगेट है 90 नंबर, तो प्रत्येक बच्चे को 90 नंबर पर पहुंचना है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अगर 5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं तो 5 लाख में से केवल ऊपर वाले ही भाई 5000 बच्चे छटेंगे। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि भाई होड़ हुई है कि आपस में एक दूसरे को पीछे छोड़ना है और हमने तो केवल टॉप के 5000 बच्चों में पहुंचना है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। चाहे तो सारे के सारे अभ्यर्थी भी सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो एक क्राइटेरिया है, एक बाउंड्री है 90 नंबर की, उसको क्रॉस करना है भाई, वहां पर पहुंचना है कि नहीं। तो बेटा हमने सीटेट के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सीटेट का पेपर बहुत एक इजी सा पेपर होता है और मेरी गारंटी है भाई 120 प्लस नंबर आएंगे सब बच्चों के। बस केवल अभी मैं आपको बता देता हूं सीडीपी के रिगार्डिंग, आने वाले कल से हम सीडीपी का बेटा लगातार 1 आवर के समथिंग एक सेशन रखेंगे, लगातार 1 आवर के समथिंग एक सेशन रखेंगे, जिसमें हम साइकोलॉजी की क्लास रेगुलर लेंगे बेटा। कल से हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के टॉपिक्स पर, और ये क्लास आपकी कल 2 बजे से आपकी स्टार्ट रहेंगी। 2 बजे से हम कल बेटा स्टार्ट करेंगे क्लास, यहीं पर लाइव क्लास रहेगी आपकी, ठीक है। और भाई मेरी आपकी गारंटी है ये वीडियो आपको यही मिलने वाली है, ये वीडियो आपको YouTube पर ही रहेगी। कल से हम साइकोलॉजी की क्लास करेंगे और मैं आप लोगों का ज्यादा समय भी नहीं ले रहा, ना ज्यादा आपसे मैं कहूंगा कि भाई बहुत सारी क्लासेस हम लगातार करेंगे। मैं केवल आप लोगों को लगभग 8 से 10 क्लास, और ईच क्लास ड्यूरेशन 1 आवर समथिंग, ईच क्लास ड्यूरेशन 1 आवर समथिंग। मेरा आपसे प्रॉमिस है भाई 25 प्लस स्कोर प्रत्येक बच्चे का होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं 8 से 10 क्लास डाली जाएगी बेटा, और 1 आवर का हम सेशन डिस्कशन करेंगे, और 20 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं पर मिलेगा। तो कल से हमारी इसकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुश रहो।